Hello everyone, here our next lecture of class 8 subject science synthetic fiber and plastics is our chapter. Okay, chapter number 3rd. तो synthetic fiber in plastics में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी. हमने देख लिया था कि हमने ये पढ़ लिया था कि जो क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं जिन फैब्रिक से मिलके बने हुए रहते हैं वो आर्टिफिशियल सोर्सेज से एज वेल एज नेचुरल सोर्सेज से दोनों ही सोर्सेज से हमें मिलते हैं. और हम ये लास्ट क्लास में भी पढ़ के आ चुके थे. हमने देखा कि बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं हमारे घर में भी, बहुत सारी चीज़ों की वेराइटीज़ हैं जिनकी जो कि इन्हीं की हेल्प से मिलके बने हुए हैं. आर्टिफिशियल और नेचुरल या सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं इनसे ही मिलके ये बने हुए हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की थी. हमने साथ ही सिंथेटिक फाइबर, ये चैप्टर मेनली हमारा सिंथेटिक फाइबर के बारे में है. सिंथेटिक फाइबर और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर. ओके, तो इसे आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है और मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है. तो सिंथेटिक फाइबर में हमने टाइप्स पढ़े थे. रेयॉन पढ़ा जिसे कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिल्क की तरह हैं और सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म नाम के एक इंसेक्ट से हमें मिलता है. वो उसे नेचुरल फाइबर कहा जाता है क्योंकि सिल्कवॉर्म उसे प्रोड्यूस करता है. और फिर चाइना में इसका सबसे पहले पता चला था कि चाइना में ये होता है, लेकिन बाद में काफ़ी टाइम तक चाइना से इसके बारे में पता नहीं चला. जब पता चला तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम सिल्क की ही तरह दिखने वाला या सिल्क की ही तरह प्रॉपर्टी वाला कुछ नया फैब्रिक हम बना सकते हैं या फाइबर बना सकते हैं. तो उन्होंने रिसर्च करी और उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए और एक नया लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क की ही जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला लेकिन नया फाइबर हमें मिला जिसे हमने नेम दे दिया रेयॉन. ओके, रेयॉन के बारे में हमने पढ़ा था विच इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. एंड रेयॉन फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प जो होता है, लुगदी जो होती है लकड़ी की, उससे ये मिलके बना रहता है. और जो आर्टिकल्स थे हमारे मैट, कारपेट वगैरह इससे बनाए गए रेयॉन से बनाए जाते हैं. साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल फाइबर नाइलॉन की बारे में हमने बात करी थी. नाइलॉन 1931 में इसको बनाया गया था और ये फर्स्ट नेचुरल मीन्स ये फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर था जो विदाउट नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज़ किए बनाया गया था. तो इसके लिए ये किस किस चीज़ों से बनाया गया था, जैसे कि कोल से, वाटर से एंड एयर का यूज़ इसमें किया गया था. और इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर के नाम से ये था. और दूसरा नायलॉन जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नायलॉन का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि नायलॉन जो फाइबर होता है स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट इज़ इलास्टिक एंड लाइट. ठीक है, हल्का होता है एंड लस्ट्रियस यानी कि चमक उसमें होती है, शाइनी होता है ये, और इजी टू वॉश. ओके, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसे पैराशूट्स में यूज़ किया जाता है. इसे रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप का जो यूज़ किया जाता है, रस्सियों का जो यूज़ किया जाता है वो नायलॉन की ही रस्सियाँ होती हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक के बारे में हमने पढ़ा था. हमने कहा कि पॉलिस्टर भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जो कि एक अच्छा माना जाता है क्योंकि जल्दी से सिकुड़ता नहीं है. इसका जो सामान होता है वो मीन्स इससे बने हुए जो फैब्रिक होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं. ईजी टू वॉश ये होता है. और साथ ही साथ पॉलिस्टर की शर्ट एंड अदर ड्रेसेस आपने देखी होंगी. टेरिलीन इसी पॉलिस्टर का ही एक पॉपुलर फॉर्म है और इससे बहुत ही अच्छे फाइबर और फिर इसको बिनाई वगैरह अदर यान के साथ इसका यूज़ किया जाता है. तो अच्छे से अदर ड्रेसेस इससे बनाया जाता है. और हमने फिर उसके बाद कुछ यूटेंसिल हमने कहा कि जो हमारा पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के ही टेरिलीन एंड अदर हमने दूसरा पढ़ा था. पीईटी की हमने बात करी थी. और पीईटी में हमने कहा था जो पॉलीथीन टेरेफ्टलेट नाम का एक कंपाउंड होता है. इसी का पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म होता है जिससे कि यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड बहुत ज़्यादा अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है इससे. और उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे पॉलीकॉट हमने पढ़ा था, दो चीज़ों का या दो फैब्रिक या दो फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है. तो पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करके जो नया फैब्रिक बनेगा उसे पॉलीकॉट हमने कह दिया. ऐसे ही फिर हमने पढ़ा कि जैसे स्वेटर है,
शॉल है, ब्लैंकेट है, विंटर में जो हम पहनते हैं, ठीक है, हमने आज तक पढ़ा है कि हम वूल के या ऊन के बने हुए पहनते हैं, लेकिन जैसे सिल्क का एक ऑप्शन ढूंढा गया क्या रेयन, तो वैसे ही विंटर में जो कपड़े बने हुए रहते हैं वो एक्चुअली उनमें से बहुत सारे वूल के मिलके बने हुए नहीं रहते हैं, तो वो किससे, दूसरे टाइप के पॉलिस्टर से या दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से मिलके वो बने हुए रहते हैं, जैसे कि एक्राइलिक बोलते हैं। और ये वूल की जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, वूल से कम एक्सपेंसिव ये होता है, इजी टू मेंटेन होता है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है, ड्यूरेबल होता है एंड अफोर्डेबल ये होता है, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी थी, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आंसर आपको देना है इसका, अभी भी क्वेश्चन मार्क है आपके क्वेश्चन में कि अगर अम्ब्रेला आप यूज़ कर रहे हैं तो किस टाइप की अम्ब्रेला यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये बताया गया आपको कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो ड्रेस मटेरियल होते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स कि कम महंगे नहीं होते हैं ये, ठीक है, सभी लोग इसको ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और साथ ही साथ सिंथेटिक, फिर उसके बाद आज हमने पढ़ना है नया टॉपिक हमारा प्लास्टिक। ओके, थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया था, चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक के बारे में हम। ओके, प्लास्टिक, देखिए लेट्स स्टार्ट विथ प्लास्टिक। दोस्तों, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। यस, आप फैमिलियर हैं, आप एवरीडे जिस प्लास्टिक का आप यूज़ करते हैं, आप प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं, आप फैमिलियर होंगे क्योंकि डेली यूज़ में हमारे काम आते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। जो जो आपको पता है, जो जो आर्टिकल्स आपको पता है कि हाँ ये प्लास्टिक से मिलके बना होता है, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए आप। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, वो उनका यूज़, जैसे चेयर है, प्लास्टिक की चेयर है, क्या यूज़ है, बैठने के लिए यूज़ होती है ना। तो ऐसे ही आपने अदर जो आर्टिकल्स हैं प्लास्टिक के बने हुए, उनकी लिस्ट बना के उनके यूजेस लिखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखिए दो डायग्राम टाइप आपको दिए गए हैं, एक में तो 1 बाय 1 बॉक्स अरेंज है, एक में यहाँ से ये ऐसे ऐड है, और ये जो गैप छोड़ा हुआ ना बेटा, इसका मीनिंग है कि एक और बॉक्स, फिर ऐसे गैप, फिर और बॉक्स, फिर और बॉक्स, तो ऐसे है। और फिर ये यहाँ से भी जॉइंट है, यहाँ से भी जॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। और ये क्या आ रहा है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर 1 बाय 1 जुड़े हुए हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीनियर अरेंजमेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी आपको इनके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स की तरह एक पॉलीमर होता है। और जितने भी प्लास्टिक होते हैं, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। तो सारे टाइप के प्लास्टिक अलग अलग टाइप के होते हैं, और सारे टाइप के प्लास्टिक में सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, उनमें अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलते हैं, यूनिट्स उनकी अलग अलग तरीके से अटैच रहती है। ओके, अरेंजमेंट मीन्स वो कैसे व्यवस्थित हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, कुछ प्लास्टिक ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, कुछ प्लास्टिक इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जुड़े हुए रहते हैं। तो यही आपको बताया गया है। इन सम इट इज़ लीनियर, कभी कभी ये किसी में ये लीनियर फॉर्म में होते हैं, वेयर एज इन अदर इन इट इज़ क्रॉस लिंक फॉर्म। तो देखिए, लीनियर फॉर्म में होगा तो इजीली 1 बाय 1 जुड़ा हुआ होगा, अगर क्रॉस लिंक फॉर्म में होगा तो ये इससे भी जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे, ये चारों तरफ से एक दूसरे से घिरे हुए रहते हैं यूनिट्स से, ठीक है। तो दो टाइप का अरेंजमेंट हमें प्लास्टिक में देखने को मिलता है, एक तो लीनियर अरेंजमेंट और सेकेंड वन इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, now in some it is linear, whereas in others it is cross-linked. So plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7. तो देखिए, प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल रहते हैं, और साथ ही साथ जितने भी पॉसिबल शेप्स हम जानते हैं हो सकते हैं, और जितने भी पॉसिबल साइज हो सकते हैं, उन सभी शेप और साइज दोनों में ही प्लास्टिक हमें देखने को मिलता है। ओके, तो जैसे फिगर 3.7, जैसे कि आपने चेयर
देखी, आपने बकेट देखी, आपने ग्लास देखा, आपने ये आई थिंक बाइक टाइप ये आपको दिखाई गई है, ये आपको दिखाया गया है, मीन्स कि टॉयज आप कह सकते हैं। तो शेप आपको दिखाया गया, देखिए सबका शेप, साइज और प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग काम करते हैं, बट एक चीज़ इनमें कॉमन है, ये चारों प्लास्टिक के मिलके बने हुए हैं। ओके, तो चलिए देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल, क्या कभी आपने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, तो इसका मीन्स कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक ही प्लास्टिक चेयर बना रहा है, एक ही प्लास्टिक बकेट बना रहा है, दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों का साइज भी अलग अलग है, ऐसा कैसे हुआ, कभी आपने सोचा। अगर नहीं सोचा तो फिर अब सोचिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ना जो प्लास्टिक होता है उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। मोल्डेबल मीन्स होता है ढलवा, इट मीन्स कि आप जिस शेप में चाहें उस शेप में इजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को हम रिसाइकिल नवीनीकरण इनका हम कर सकते हैं। रीयूज्ड, दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। कलर्ड, इसको कलर कर सकते हैं। मेल्टेड, इसको गला सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, तो शीट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और इनसे वायर्स भी हम बना सकते हैं। ओके, दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस, तो इसी वजह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं और वैरायटी में इसके यूजेस हैं, किसके, प्लास्टिक के। ओके, तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसी प्लास्टिक में। एक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था ना कि आप पॉलीथीन, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि पॉली मीन्स तो बहुत सारा हो रहा है, थीन मतलब क्या होगा, तो वही अब हम बात करते हैं। ओके, तो पॉलीथीन भी क्या होता है, प्लास्टिक का तो होता है ना, इसीलिए तो उसे पॉलीथीन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पॉलीथीन होता है पॉली प्लस इथीन। अब देखिए बेटा, इथीन एक होता है कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये अभी जब आप 10th में जाएंगे तो आप इथीन के बारे में और इथीन के साथ साथ अदर कंपाउंड्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड होता है। तो इसमें जो इथीन होता है ना, इथीन, बहुत सारे इथीन मिलके इसमें पॉलीथीन में जुड़े रहते हैं। जैसे कि एक इथीन का मॉलिक्यूल ये, सेकंड इथीन, थर्ड इथीन, 4 इथीन, 5 इथीन, 6 इथीन, ऐसे 7, 8, बहुत सारे इथीन आपस में ज्वाइंट होते हैं। और ये बहुत सारे इथीन के ज्वाइंट होने से क्या बन जाता है, पॉलीथीन, क्योंकि बहुत सारे हैं तो उसको पॉली बोल दिया और इथीन बोल दिया, तो इसी वजह से तो इसे पॉलीथीन बोल दिया ना। तो पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का एक ही एग्जाम्पल है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग, तो इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है, नॉर्मली जो पॉलीथीन बैग का हम यूज करते हैं उसको बनाने में बहुत सारी इथीन की यूनिट्स का यूज किया जाता है, जो कि पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं या पॉलीथीन बैग का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, तो ट्राई कीजिए, एक प्लास्टिक का पीस अगर आपके आसपास कोई है तो खुद से उसे मोड़ने की कोशिश कीजिए या बैंड करने की कोशिश कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बैंड इजीली, तो आपके आसपास जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें थी, क्या सभी के सभी इजीली बैंड हो गए थे, क्या आपने सभी के सभी को मोड़ दिया था, तो वही आपने चेक करना है। ओके, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक्स आर्टिकल कैन बी बैंड इजीली while some break when forced to bend, तो आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली बेंड हो जा रही हैं, ठीक है, मुड़ जा रही हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे कि चेयर को अगर आप बैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, उसी टाइम टूट जाएगी, ठीक है, अगर ज़्यादा आप उसमें प्रेशर डालोगे तो। साथ ही साथ अगर आप किसी जैसे पेन का कैप है, उसको अगर आप बैंड करने की कोशिश करेंगे, पेन की कैप में जो ये वाला दूसरी पेन में होगा, इस पेन में तो ये बैंड हो जाए, इस पेन में तो ये टूट जाएगा, लेकिन जो ये कैप के पास जो लगा हुआ ये वाला पार्ट होता है, अगर इसे आप जो प्लास्टिक का बना हुआ होगा उसे अगर आप बैंड करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरा बैंड हो जाता है ना। तो
आप यही देखेंगे, आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ आर्टिकल तो बैंड हो जाते हैं जबकि कुछ आर्टिकल टूट जाते हैं, ठीक है। तो फिर आगे when we add hot water to a plastic bottle, जब भी हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, इट गेट्स डिफॉर्म मीन्स विकृत, यानी कि उसका शेप खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है। कभी भी अगर गर्म पानी आप प्लास्टिक की, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी प्लास्टिक की बोतल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो पिचक टाइप का जाता है बोतल, तो वो डिफॉर्म हो जाता है। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, तो ऐसे प्लास्टिक जिनको थोड़ी सी हीट देने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, अपना शेप चेंज कर लेते हैं, एंड कैन बी बेंट इजीली, और ऐसे प्लास्टिक जो इजीली बेंट हो जाते हैं, झुक जाते हैं थोड़ा सा प्रेशर लगाने में, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, उनको क्या कह दिया जाता है, थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, नाउ पॉलीथीन एंड पीवीसी। व्हाट इज पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पी फॉर पॉली, वी फॉर विनाइल, सी फॉर क्लोराइड। ये तीनों ही केमिकल कंपाउंड हैं। ओके, मीन्स कि विनाइल क्लोराइड जो है वो क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, या पीवीसी एक केमिकल कंपाउंड है। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पॉलीथीन बैग या पॉलीथीन जो होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा एग्जाम्पल है किसका, थर्मोप्लास्टिक्स का। एंड थर्मोप्लास्टिक्स कौन होते हैं, किसे कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक? तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो कि इजीली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं हीट देने पे, और मोड़ने पे, थोड़ा सा प्रेशर डालने पे इजीली बेंट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक। ओके, दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। तो थर्मोप्लास्टिक्स का यूज किया जाता है टॉयज बनाने में, खिलौने बनाने में, कॉम्स कंघी बनाने में, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, अलग अलग टाइप के कंटेनर्स को बनाने में भी इन थर्मोप्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। ओके, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी साइड, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस। तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो कि एक ही बार मोल्डेड होते हैं, एक ही बार उनको हम शेप में ढाल सकते हैं। जब हम बना रहे हैं उसी टाइम आप उसे एक शेप में ढाल सकते हैं। कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, उनको दोबारा से आप हीट करके भी सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग मीन्स कि वो एक बार सेट हो गए, ठीक है, तो दोबारा से चेंज आप उसे नहीं कर सकते हो, तो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, टू एग्जाम्पल आर, इसके एग्जाम्पल क्या है, बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो मेलामाइन और बैकेलाइट इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल हैं। बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बैकेलाइट जो होता है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है। ओके, कम पास होगी। इट इज यूज फॉर मैनकाइंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इसका यूज किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस को बनाने में यूज किया जाता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, अलग अलग बर्तन या अलग अलग कंटेनर्स के हैंडल बनाने में यूज किया जाता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। जबकि मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल का मीन्स होता है बहुमुखी। अगर मैं आपको वर्सेटाइल का एग्जाम्पल आपके ही तरीके में दूं तो अच्छा, चलो, मैंने कहा कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मीनिंग क्या हुआ ना बेटा, इसका मीनिंग हुआ कि वो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है, मीन्स कि मार्क्स भी अच्छे लाता है। जब टीचर्स ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो हर सब्जेक्ट में, ये नहीं कि साइंस में, सारे सब्जेक्ट में उनकी कमांड अच्छी है, उस स्टूडेंट की कमांड अच्छी है और ध्यान दे के सुनते हैं। साथ ही साथ एट द सेम टाइम वो डांस भी अच्छा कर लेता है और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेता है। तो ये क्या होता है, एक ही बच्चे में बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स का होना, बहुत सारा टैलेंट होना ना, एक टाइप का टैलेंट हम कहते हैं वर्सेटाइल। ऐसे ही जैसे ठीक वैसे ही जैसे आप मूवीज़ देखते होगे ना, तो मूवीज़ में जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो डांस भी करते हैं, डांस करते हुए आपको नज़र आते हैं ना, तो वो क्या होता है वर्सेटाइल। तो उनके पास 2 या 3
टैलेंट तो ऑलमोस्ट होते ही हैं ताकि वो अच्छी एक्टिंग कर सके, है ना। तो ऐसे ही वर्सेटाइल का मीनिंग होता है बहुमुखी। तो मेलेमाइन भी क्या होता है, एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है। क्यों? इट रेसिस्ट फायर, क्योंकि ये फायर को रेसिस्ट करता है, फायर प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोध करता है फायर का, ठीक है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलेमाइन क्या करेगा, हीट मतलब कि टॉलरेट कर सकता है। जैसे कि प्लास्टिक, इस वाली प्लास्टिक की बोतल में, थर्मोप्लास्टिक की बोतल में पानी डालोगे तो जल्दी, गर्म पानी डालोगे तो जल्दी से खराब हो जाएगा। लेकिन मेलेमाइन में अगर आप डालेंगे तो ये जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, अति नहीं हो जाएगी, तब तक ये क्या करता है, उसे टॉलरेट करता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल, टाइल बनाने के भी काम आता है, किचन वेयर बनाने के काम आता है, किचन की चीज़ों को बनाने के काम आता है। एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक्स, ऐसे कपड़ों के बनाने के काम आता है जो कि फायर को रोकते हैं, जिसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। मीन्स कि जल्दी आग नहीं पकड़ती है। जैसे पॉलिस्टर में तो हमने पढ़ा था ना कि वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो ये नहीं पकड़ता है, ठीक है। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो देखिए 3.8, दिस इज योर 3.8। तो 3.8 में कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। स्विचेस है, और ये हथौड़ा शायद मुझे नज़र आ रहा है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जबकि आर्टिकल्स मेड फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक से हमें ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, और कुछ प्लास्टिक हमारे हैं जो थर्मोप्लास्टिक हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक भी हमने दो अलग अलग टाइप के पढ़े। वन इज थर्मोसेटिंग, अदर वन इज थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कैन बी बैंड इजीली, ऑन द अदर हैंड दे कैन नॉट बी बैंड इजीली, ओके। तो ये थर्मोसेटिंग है और ये थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। ओके, नाउ इधर आइए, इधर हमारा क्या है, प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। तो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए। अब आजकल क्या हो रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, अगर हम सोचते हैं कि कोई भी फूड आइटम हमने स्टोर करके रखना है, भले वो वाटर, मिल्क, पिकल, पिकल मीन्स अचार, ओके, भले आप खाने के आइटम की बात करें, वाटर की बात करें, मिल्क की बात कर रहे हैं, आप अचार की बात कर रहे हैं, आप ड्राई फूड की बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो जो प्लास्टिक के जो कंटेनर है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हमें देखने को मिलते हैं या माने जाते हैं। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक, ओके। जैसे वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, हमने पकड़ा कोई प्लास्टिक का डब्बा, उसमें खाना डाल दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्यों? क्योंकि एक तो हल्के होते हैं, लोअर प्राइस भी कम होता है, गुड स्ट्रेंथ, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, ताकत भी अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ों को डालेंगे तो वो टूटेगा नहीं, एंड ईजी हैंडलिंग, और हैंडलिंग में भी ईजी होता है, कैरी भी आप इजीली कर सकते हो। तो क्यों ना प्लास्टिक एक चॉइस हो लोगों की, है ना। तो इसीलिए हम लोग, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ प्लास्टिक के यूज़ को, बस आपको बता रही हूँ जो आपकी बुक में दिया गया है, कि क्योंकि हमें लगता है कि भले आप वाटर की बात करें, मिल्क की बात करें, पिकल की बात करें, ड्राई फ्रूट की बात करें, ये ईजिली सुविधाजनक है, अपना फूड आइटम पकड़ो और आप प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दें, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। इजी हैंडलिंग, ओके, बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल। अगर आप किसी मेटल के कंटेनर को पकड़ते हैं, जैसे ना मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास मिल्टन की बॉटल होगी ना, जिसमें गर्म पानी डालो तो गर्म ही रहता है काफ़ी टाइम तक, वो पकड़िए, और एक प्लास्टिक की बॉटल पकड़िए, कौन हल्का होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक की बॉटल हल्की होगी। तो अब आपसे कहा जाए कि बेटा स्कूल में मिल्टन की बॉटल ले जाओ या प्लास्टिक की बॉटल ले जाओ, तो एक तो बैग उतना भारी होता है, तो आप मिल्टन की बॉटल डालोगे वाटर के लिए तो वो ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो आप कहोगे कि नहीं नहीं मम्मा, पापा, हमें तो ये दे दो, ये हल्का होता है, अदरवाइज बैग फिर और भारी हो जाता है ना। तो बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक्स आर यूज इन कार। अब इसी वजह से, क्योंकि ये लाइटर हैं, हल्के हैं मेटल के कंपेयर में, इसलिए प्लास्टिक का यूज़ कार में किया जाता है। कार के कुछ
पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट्स में एंड स्पेस क्राफ्ट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मटेरियल हमें लाइट वेटेड चाहिए होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें लाइट वेटेड चाहिए, इसीलिए वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। The list of endless if we start counting articles like sleepers, furnitures, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। अगर हम ये प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को काउंट करने बैठेंगे ना तो काउंट लेस हो जाएगी, हम काउंटिंग भूल जाएंगे, लेकिन इसके आइटम खत्म नहीं होने वाले हैं। तो जैसे स्लीपर, जो आप स्लीपर्स पहनते हो, चप्पल पहनते हो, आप फर्नीचर आपके घर में जो होगा, काफ़ी सारा फर्नीचर हमारा प्लास्टिक से मिलके बना हुआ होगा। डेकोरेशन के जो भी पीसेस हम लेते हैं, शो पीस जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं। तो बोल रहे नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। चलिए देखते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं प्लास्टिक के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मीन्स प्लास्टिक रिएक्शन नहीं करता है। सबसे पहली बात ऐसा कहा गया है, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। अच्छा, आपके पास आयरन का कोई पीस होगा या आयरन नेल, कील जिसे हम कहते हैं, वो होगा, और प्लास्टिक की बॉटल भी, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं है, प्लास्टिक की बॉटल भी होगी आपके पास, है ना। तो ऐसा कीजिए ना, आप 2-3 दिन तक छत में उस प्लास्टिक की बॉटल को भी रखाइए और उस आयरन नेल को भी रखाइए, यानी कि कील को आप रखाइए। अब जब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे ना, आप देखेंगे कि जो कील आपने रखी थी उसमें ना कुछ ब्राउनिश कलर सा आ गया है, रेडिश ब्राउनिश कलर सा आ गया, जबकि प्लास्टिक की बॉटल जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, तो इसीलिए नॉन रिएक्टिव का मतलब यही है। तो आपने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर और एयर में, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो थोड़े दिन बाद उसमें क्या हो जाता है, रस्टेड मीन्स जंग लग जाता है, उनमें जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक वाटर, ना ही प्लास्टिक वाटर से रिएक्शन करता है, ना ही एयर से रिएक्शन करता है, ना ही हवा से रिएक्शन, पानी और हवा से इसका कोई नाता नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोड, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। कोरोडेड मीन्स खराब हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना, तो ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही खराब होते हैं, इजीली नहीं खराब होते हैं। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में के लिए यूज़ किया जाता है, और इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, इवन कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के ही कंटेनर में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये एयर और वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे केमिकल जो एयर और वाटर से रिएक्शन कर सकते हैं उनको प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। ओके, तो नेक्स्ट, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या होता है? हल्का होता है और स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ। ओके, ये टिकाऊ भी होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है। तो टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि जब वो छोटे थे तो किस टाइप का बकेट वो यूज़ करते थे, बाल्टी कैसी वो यूज़ करते थे। ठीक है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टूडे। और आप कौन से टाइप के बकेट का और कौन से टाइप के मग का आप यूज़ कर रहे हैं वो देखिए। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। फिर सोचिए कि क्या एडवांटेज है प्लास्टिक के कंटेनर का यूज़ करने का। ठीक है, सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, हालांकि प्लास्टिक क्या है, बहुत ज़्यादा हल्का है। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो प्लास्टिक को हम अलग अलग शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। अगर दो प्लास्टिक का बहुत बड़ा पार्ट आपके पास है, आपने चेयर भी बनानी है और बकेट भी बनानी है, तो आप इजीली बना लोगे। आप एक को चेयर का शेप दे दोगे, एक को बकेट का शेप दे दोगे, राइट। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। अलग अलग टाइप्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, अलग अलग चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप स्टोरिंग मटेरियल के फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं, आप केमिकल्स रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। और साथ ही साथ जो मेटल जैसे आयरन मेटल है,
कॉपर मेटल है, इनके कंपेयर में जो प्लास्टिक होता है वो सस्ता होता है। प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें मेटल या धातु से बनी हुई चीज़ों के कंपेयर में हमेशा सस्ती आपको मिलेंगी। फिर वही बात आ जाती है कि मिल्टन का एक बॉटल आपको, अगर आप 1 लीटर की लेते हैं तो आपको 1000 के आसपास पड़ेगा, जबकि आप एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे तो 50-60 के आसपास आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये क्या होता है, प्लास्टिक चीपर होता है, मीन्स ये सस्ता होता है, जबकि मेटल क्या होते हैं, महंगे होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ हाउस होल्ड घर की बनी हुई चीज़ों में, घर के आर्टिकल्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कंटेनर दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें अलग अलग टाइप के प्लास्टिक के कंटेनर्स का आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या आपके घरों में, आपके घर में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नाउ टर्न योर पेज नंबर 38, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक से ही रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टर, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। तो प्लास्टिक क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं, कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। कंडक्टर का मीनिंग होता है चालक या सुचालक ना, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, कुचालक आप इसे कह सकते हैं, मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने पढ़ा है, अभी आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनको किससे कवर किया जाता है, प्लास्टिक से। क्यों, क्योंकि इसमें करंट नहीं फैलेगा, ओके। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। स्क्रू ड्राइवर के हैंडल भी प्लास्टिक से मिलके बने हुए रहते हैं। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। अब देखिए फ्राइंग पैन्स जो होते हैं या किसी के भी जो हैंडल है ना यूटेंसिल, नॉर्मली वो गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। और गर्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो प्लास्टिक के बने हुए होंगे, और प्लास्टिक के बने हुए गर्म इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इसीलिए वो हैंडल प्रेफर किए जाते हैं जिसको हम गैस में रखें। अगर जिस कंटेनर को, फ्राई पैन है जैसे, अगर आप फ्राई पैन को गैस में रखेंगे तो उसका हैंडल को आप इजीली होल्ड कर सकते हो क्योंकि वो गर्म नहीं होता है, ठीक है। जबकि दूसरा अगर मेटल का बना हुआ लेंगे तो आप उसे टच भी नहीं कर पाएंगे, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। तो इसीलिए हैंडल को बनाने में भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ओके। तो नाउ इधर आपको एक बॉक्स दिया है और यहाँ पे बोला गया है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ प्लास्टिक का ही देखा गया है। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़, हेल्थ केयर इंडस्ट्री मीन्स हॉस्पिटल्स वगैरह में, ओके, जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। आपने देखा होगा अगर घर में कभी टैबलेट्स या दवाई मेडिसिन कोई लाया है तो उनकी जो पैकिंग होती है प्लास्टिक में ही होती है। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वॉन्ड, तो जैसे घाव हो गया है और टाँके लगना जिसे बोलते हैं ना, उसके लिए जो तागे का यूज़ होता है वो भी क्या होता है, प्लास्टिक का ही होता है। सिरिंज जिसमें जो इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं वो भी उसी के होते हैं। डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे जो यूज़ है प्लास्टिक का वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही है, ठीक है। दूसरा, स्पेशल प्लास्टिक्स कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव ओवन में जिन का यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक के ही बने हुए रहते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। खाना तो बन जाता है लेकिन जो प्लास्टिक का वेसल है माइक्रोवेव में, खाना तो ठीक है बन जाता है, उसकी गर्मी से खाना तो पक जाता है, लेकिन जो वेसल है वो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिसमें पानी भी नहीं चिपकता है और ऑयल भी नहीं चिपकता है। आप लोगों के घरों में होगा भी ये। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तो यानी कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनमें नॉन स्टिक
कोटिंग इसमें होती है, तो वो चिपकते नहीं है। नॉन स्टिक बर्तन आपने सुना होगा, नॉन स्टिक कढ़ाई आपने सुनी होगी, नॉन स्टिक पैन आपने सुना होगा ना, तो यस वो टेफलॉन का ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो उसके बाद वन मोर थिंग इज हियर, फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, जबकि जब हमने देखा अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनको पहन के हमें नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, लैब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फायर इजीली कैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि कुछ फाइबर, ये कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जैसे कि मेलामाइन, ये ऐसा प्लास्टिक है जो कि आग नहीं पकड़ता है। आग नहीं पकड़ता है तो इसका फायदा कहाँ ले लिया, इसका फायदा ले लिया फायरमैन में। फायरमैन कौन होते हैं, जो कि आग बुझाने वाले होते हैं। तो जब भी उन्हें कहीं आग बुझाने जाना होता है तो वो एक ड्रेस पहन के आते हैं ना, आपने टीवी में देखा होगा है ना, एक ड्रेस पहन के आते हैं, पूरा कवर खुद को करके आते हैं। तो उसमें किसकी कवरिंग होती है, मेलामाइन। उनकी जो ड्रेस बनी रहती है उसमें मेलामाइन होता है, जिससे कि जहाँ पे आग लगी है वो लोग इजीली वहाँ पे जा सकें। उनमें वो क्या होता है, हीट रेसिस्टेंस होता है या फ्लेम रेसिस्टेंट होता है, वो प्रतिरोधी होता है, वो नहीं कैच फायर करने देता है, ठीक है, फायर को, आग को नहीं पकड़ता है। ओके, नाउ प्लास्टिक एंड द, अच्छा चलिए फिर पढ़ते हैं, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ओके, प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में हम जानते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा है बुरा है, कितना यूज़ एनवायरनमेंट इसे कर रहा है, या हमें कितना यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ नहीं करना चाहिए, अब हम इसके बारे में जानेंगे। अभी तक तो प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा तारीफ हमने पढ़ी है, अब देखते हैं क्या एनवायरनमेंट के लिए भी ये सही है, क्या सच में ये हमें इसका इतना यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब भी हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक किसी ने रैपर, हमने कोई चीज़ रैप करनी है, हमने कहा हाँ रैपर दे दीजिए, प्लास्टिक का रैपर, और पैक कर दिया पॉलीथीन बैग में, ठीक है, हम ले आए घर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज वन रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा होना, तो ये एक रीज़न है कि क्यों प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो हमारे घर में जमा है, क्योंकि हम मार्केट गए, हमें कोई चीज़ चाहिए, वो प्लास्टिक की बनी हुई है, हमने किसी चीज़ को कवर करना है, रैप करना है, हमने प्लास्टिक का सामान ले लिया, घर आया, वहीं पे वो डंप पड़ गया। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि हम डे बाय डे प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो डंप हो गया घर में, इतना ज़्यादा जमा वो हो चुका है, ठीक है। अल्टीमेटली प्लास्टिक्स फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। तो अल्टीमेटली जो प्लास्टिक है उसका जो रास्ता है वो कहाँ है, गार्बेज में। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब देखिए हमने तो डाल दिया कूड़े के ढेर में उसे, ठीक है, और डस्टबिन में डाल दिया, फिर डस्टबिन में जो कूड़ा लेने वाले आए आपने उनको दे दिया, लेकिन जो प्लास्टिक का डिस्पोजल होता है ना, वो एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए। नॉट इवन फॉर इन पिथौरागढ़, नॉट इवन फॉर उत्तराखंड, नॉट इवन फॉर इंडिया, ये एक बहुत, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक कभी ख़त्म होता ही नहीं है, प्लास्टिक कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, ये कभी भी आपने शायद लास्ट क्लासेस में आई थिंक आपने एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के बारे में बात की होगी साइंस में ही, जहाँ पे आपने एक तो वॉर्म लिए थे, अर्थ वॉर्म, और एक जगह प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, आपने 2 बॉक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1 महीने बाद आपने देखा कि जो छिलके वगैरह आपने जो कूड़े में डाले थे वो तो बिल्कुल डिफॉर्म हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए थे, जबकि प्लास्टिक जैसा रखा था वैसा ही था। पढ़ा था ना, याद आया ना। तो यस, प्लास्टिक कभी भी, मतलब 200, 300, 400, 500, 600 साल भी हो जाएंगे तो प्लास्टिक आपने जैसा रखा था वैसा ही रहेगा, वो डिग्रेड नहीं होता है, यानी कि वो डिस्पोज नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं होता है। ओके, तो अ मटीरियल विच गेट डिकम्पोज, एक ऐसा मटीरियल जो डिकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, जो कि
खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म में, और दूसरे फॉर्म में मीन्स इसको कि नेचर दोबारा से यूज कर ले, ठीक है। तो सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया उसमें आते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल कह दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल या ऐसा वेस्ट जो कि डिकम्पोज हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद मिट्टी में मिलके वापस प्लांट्स को और ह्यूमंस एनिमल्स को यूज करने लायक वो देता है प्रोडक्ट, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल कह देते हैं। एंड अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा मटेरियल जो कि डिकम्पोज नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल उसे कह दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, बोल रहा है कि लुक एट टेबल 3.3, तो 3.3 की तरफ हम बढ़ते हैं। टेबल 3.3 में क्या हमसे कहा जा रहा है, देखिए टाइप्स ऑफ वेस्ट आपको दे रखा है, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजेनरेट, दोबारा जनरेट होने में, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, खत्म जब वो हो जाएगा कितना टाइम लेगा, ठीक है। ये है हमारा किस टाइप का वेस्ट है, ये कितना टाइम ले रहा है खत्म होने के लिए, और ये कैसा मटेरियल, मतलब मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो चलिए, टाइप ऑफ वेस्ट, पील ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, खाना बचा हुआ, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स एक्सेट्रा। जब ये एक वेस्ट होता है, इसको आप फेंक देते हैं, तो ये 1 से 2 हफ्ते, 1 to 2 वीक लगाएगा ख़त्म होने में, मिट्टी में मिल जाने में, ओके। और कैसा वेस्ट होगा फिर, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि डिकम्पोज हो जा रहा है, ओके। पेपर 10 से, पेपर, इवन पेपर भी 10 से 30 डेज का टाइम लेता है और इसे बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लोथ, कॉटन के बने हुए कपड़े 2 से 5 मंथ्स का टाइम लेते हैं बेटा, और इसे बायोडिग्रेडेबल। वुड, लकड़ी 10 से 15 ईयर्स, बायोडिग्रेडेबल। ये सब क्या है, वेस्ट है, ठीक है, लकड़ी का वेस्ट। वुलन क्लोथ्स, यानी कि ऊन के जो कपड़े हैं, उनको जब आप फेंक देते हैं तो उनको डीजेनरेट होने में अबाउट अ ईयर, 1 साल लगता है, और बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है। टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स, ये 100 से 500 ईयर तक वैसे ही रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, इसलिए इनको भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स तो ये तो इतने साल लगाता है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, ये तो इवन 100 से 500 साल में तो ख़त्म हो जा रहे हैं, ये 500 साल में भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसीलिए हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हों, जो जल्दी ख़त्म हो जाते हों, जिससे इन्वायरमेंट, अब देखो ये ख़त्म नहीं होंगे, ये मिट्टी में नहीं मिलेंगे तो मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, कितना लॉस होगा सॉइल का, कितना लॉस होगा इन्वायरमेंट का। साथ ही साथ नहीं मिलते तो चलो ठीक है, और साथ ही साथ ये जिस जगह में ये होंगे ना, जहाँ पे प्लास्टिक बैग आप डाल के रखेंगे, जहाँ पे टिन एल्यूमिनियम आप फेंक के रखेंगे, उस जगह की सॉइल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ये कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उस जगह पे कभी कुछ फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए इनको हार्मफुल माना जाता है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 39 की तरफ बढ़े। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, तो डिकम्पोज होने में हमें पता है कि बहुत सारे साल ये लगाता है, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम इसे नहीं कह सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होता है। अब इसकी वजह से क्या क्या होता है, इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कॉज करता है, प्रदूषण ये कॉज करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजीली, साथ ही साथ जो बर्निंग प्रोसेस होती है सिंथेटिक मटेरियल की, वो बहुत हल्की होती है और ये कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होते हैं, कम्प्लीटली ख़त्म होते ही नहीं है, कम्प्लीटली जलते ही नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीज lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। एक तो जलते नहीं हैं, बहुत टाइम लेते हैं जलने में, और जब जलेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फ्यूम, जो धुआं इससे प्रोड्यूस होता है ना, जो धुआं इससे निकलेगा वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है हमारी, है ना, तो उसके बारे में बात करते। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है
अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, अवॉइड कीजिए प्लास्टिक का यूज़ करना जितना पॉसिबल हमारे लिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम अगर मार्केट जा रहे हैं तो प्लास्टिक का बैग ही लेके जाएं, हम क्लोथ का बैग भी तो लेके जा सकते हैं ना, किसी फैब्रिक का, किसी कपड़े का बना हुआ बैग लेके जाइए, उसमें लेके आइए, है ना। तो मेक यूज़ अ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, तो आप लीजिए, आप जब भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो कॉटन या जूट का बैग यूज़ कीजिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड नॉट बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जो खत्म हो जाता है, ऐसा वेस्ट जो खत्म नहीं होता है, इनको वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, इनको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए, अलग अलग जमा करना चाहिए, एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, इनको डिस्पोज अलग अलग करना चाहिए, ठीक है। अगर जब आप इनको जला रहे हो या कहीं पेट में से डाल रहे हैं तो इनको अलग अलग, बायोडिग्रेडेबल को अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डाल दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस दिस इज ऑन इन योर होम, इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर में। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स, तो क्या आप कुछ ऐसी मेथड्स को या कुछ ऐसे तरीकों को सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, प्लास्टिक मटीरियल्स का यूज़ कम से कम कर सकें, है ना। क्या विच यू कैन कंट्रीब्यूट, क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो प्लास्टिक का कम यूज़ करने के लिए, कोई आइडिया आप दे सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, ये बेटर है कि आप रिसाइकिल कीजिए प्लास्टिक वेस्टेज का, जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है उससे कुछ और बना लीजिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो रिसाइकिल्ड हो सकते हैं, उनको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एक फॉर्म अगर ख़राब हो गया है तो उसे मेल्ट करके, उसे हीट करके उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है जो कि यूज़ हो सके। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, तो आप कुछ आइटम्स की लिस्ट बना लीजिए जिसको कि जो आपको लगता है कि ये रिसाइकिल हो सकता है। हावेवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी रिसाइकलिंग हो रही है सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, तो आप क्या कर दीजिए, कुछ कलरिंग एजेंट्स को ऐड कर दीजिए। दिस लिमिट्स इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये क्या कर सकता है, तो जैसे लिमिट करेगा इसका जो यूज़ है, स्पेशली जैसे फूड के यूज़ के लिए, है ना। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, ये 5R प्रिंसिपल, अगर आप खुद को एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक सिटीजन मानते हैं अपनी कंट्री का, तो 5R प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। रिड्यूस होनी चाहिए चीज़ें, रीयूज़, आप चीज़ों को दोबारा से यूज़ कीजिए, वो चीज़ें रिसाइकिल होनी चाहिए, रिकवर होनी चाहिए, एंड रिफ्यूज़, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में आपको क्लास 10th में दिया गया है, लेकिन व्हाट आर 5Rs, तो आपको 5R के बारे में पता होना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। तो डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऐसी हैबिट को डेवलप कीजिए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, हमारे लिए तो अच्छे हो ही हो, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट को वो हार्म ना पहुंचाते हो। अगर हमारा एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचेगा तो हम तक कोई डिजीज़ भी नहीं हो सकती है और हमारा एनवायरमेंट हमेशा क्लीन रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें इस बॉक्स में क्या दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज, क्या आपने देखा है कुछ ऐसे कूड़े का ढेर जहाँ पे एनिमल्स उसको खा रहे होते हैं, उस गार्बेज को खा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स देखा होगा, यहाँ पे तो बहुत सारा है बेटा, यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, वहाँ पे डॉग है, काव है, अलग अलग टाइप के एनिमल उसमें से खाना ढूंढते हैं, है ना। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, ठीक है, वो तो एनिमल है, उनको तो पता नहीं है कि वो कूड़ा है, वो तो अपना पेट भरने के लिए ढूंढ रहे हैं ना। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे सॉलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग एंड रैपर्स ऑफ फूड। पता है, वो बेचारे बेजुबान जानवर खाना ढूंढते ढूंढते वो क्या कर लेते हैं, खाना ढूंढने के चक्कर में खाते टाइम वो क्या खा लेते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल खा लेते हैं जो जैसे कि पॉलीथीन बैग है, रैपर्स हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, वो उनकी बॉडी में चले जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणाम, क्या आप इमेजिन कर सकते हो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे, उसके क्या परिणाम होंगे। द प्लास्टिक मटीरियल चोक्ड द रेस्पिरेटरी, चोक्स में जैसे दमा,
रोक देता है, वो क्या कर देता है, चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। तो ये क्या हो जाता है, जब ये प्लास्टिक को खा लेंगे, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जब खा लेते हैं तो इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक की लाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि ये सांस नहीं ले पाते हैं, इनकी सांस अटक जाती है, चोक यानी कि दमा टाइप का इनको क्या हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वो जानवर जिनका उस प्लास्टिक से बेटा लेना देना ही नहीं था, उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया उसे, उनको पता ही नहीं है प्लास्टिक जैसी भी कोई चीज़ है, वो कूड़े के ढेर में तो वो खाने के लिए जा रहे हैं, मीन्स कि जहाँ पे हम जाना भी पसंद नहीं करते हैं, वो बेचारे वहाँ जाके वो खाना खा रहे हैं, वहाँ जाके वो अपने लिए फूड ढूंढ रहे हैं, और हमने उनको क्या फूड दिया, हमने उन्हें प्लास्टिक दिया, प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें दी, और उन्हें तो पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उन्होंने उसको खा लिया, और उसके बाद उनकी बॉडी को क्या हो गया, उसकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उन्होंने उसे खा लिया, और क्या हो गया, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम यूज़ करें इनका, और ऐसे कूड़े के ढेर में उसको ना फेंकें, प्लास्टिक को ना फेंकें। ठीक है, द पॉलीथीन बैग केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग और द ड्रेन्स। ठीक है, तो जो पॉलीथीन बैग्स हैं हम इधर उधर फेंक देते हैं, जहाँ मन पड़ी वहाँ फेंक देते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, जैसे जो नालियाँ वगैरह होती हैं ना, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, 2 समटाइम वी आर वेरी केयरलेस and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatable on the road or in park or picnic places. Yes, ये चीज़ें तो आप लोग भी करते होंगे, है ना। तो जब भी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो आपने चीज़ें ली, आपने चिप्स खाया, आपने बिस्किट खाया, और उसका रैपर ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, आप रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हैं अपने घर के, या इस कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट अपना खाया हुआ, अपना जो कूड़ा है, अपने जो भले ही सिर्फ प्लास्टिक की बात नहीं है, आप अगर बनाना खा रहे हैं तो बनाना पील को आपने ऐसे नहीं फेंकना है बेटा। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ आपको अगल बगल कहीं ना कहीं डस्टबिन मिल जाएगा। आप पार्क में जाते हैं, डस्टबिन होता है, आप पिकनिक प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है, हालांकि वहाँ पे डस्टबिन होगा, लेकिन नहीं दिख रहा है, तो क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए, एक जगह पे कलेक्ट कीजिए, या आप जो बैग लेके गए हैं ना, उस बैग में अपने कूड़े को डालिए, और जब आ जाते हैं घर पे तो अपने डस्टबिन में उसे डालिए। कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हैं, आप अपनी कंट्री के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बैड हैबिट में आपके ऐड हो जाएगा। तो कभी भी इन बैड हैबिट्स को फॉलो नहीं करना है, आपको गुड हैबिट्स को फॉलो करना है। तो हमने कभी भी रैपर्स को नहीं फेंकना है, कभी भी चिप्स के रैपर को नहीं फेंकना है, कभी भी बिस्किट के, इवन टॉफी का रैपर छोटा सा होता है, उसे भी आपने ऐसे रोड में नहीं फेंकना है, उसे हमेशा डस्टबिन में डालिए। ओके, तो बोल रहा है पिकनिक प्लेसेस शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। क्या हमें दोबारा नहीं सोचना चाहिए जब हम इसे ऐसे रोड में इधर उधर फेंक देते हैं? ऑफकोर्स हमें सोचना चाहिए, है ना। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप पब्लिक को या पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखने के लिए, प्लास्टिक फ्री रखने के लिए क्या मेजर सजेस्ट करेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है? आप मुझे बता सकते हो उसे भी कमेंट में। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने आसपास हमारा जो भी जगह है उसे हम प्लास्टिक फ्री कर सकें? तो सबसे पहला तरीका तो मैं आपको बताती हूँ, आप शुरुआत खुद से कीजिए। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी अगर बिस्किट खाएंगे, कभी भी चिप्स खाएंगे, कभी भी टॉफ़ी खाएंगे, हालांकि इन चीज़ों को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कभी कभी आप खा लेते हैं तो कभी भी इसको फैलाना नहीं है, कभी भी जहाँ मन आई वहाँ नहीं फेंकना है। जाइए और डस्टबिन में इसे डालिए, और फिर उसे क्या कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी पेट में डाल के उसको ख़त्म कर दें या बंद कर दें। ठीक है, ऐसे डंप में भी डालेंगे तो फिर जो एनिमल है वो उसे खा देंगे, लेकिन इतनी कोशिश तो कीजिए कि रोड में तो एटलीस्ट ना फेंकें। ठीक है, डस्टबिन में उसे हम डालें। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा आपका अपनी कंट्री के लिए।
और अपनी कंट्री के लिए काम करेंगे तो आपको सच में अच्छा फील होगा। और ऐसा नहीं कि घर के अंदर फैला दे रहे हैं, मैंने तो घर में ही डाला है, रोड में थोड़ी डाला है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। घर के अंदर भी नहीं फैलाना है, घर में भी सफाई होनी चाहिए। तो आपने खाना है और डस्टबिन में उसे डाल देना है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग मेरी बात मानेंगे। नाउ नेक्स्ट है यहाँ आपका नेक्स्ट टेबल जो है फाइबर वाइज। फाइबर वाइज क्या है ये? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। आपने कभी भी प्लास्टिक बैग्स को या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को वाटर में नहीं फेंकना है। वाटर बॉडीज मीन्स कहीं पे तालाब दिख लिया, हाँ यहाँ मुझे कौन देख रहा है, मैं इसमें डाल देता हूँ, ऐसा नहीं करना है बेटा। पानी में नहीं, तालाब में नहीं डालना है, नाली जो हो रही है वहाँ नहीं डालना है, कहीं पे भी पानी में नहीं डालना है। साथ ही साथ रोड में भी उसे नहीं फेंकना है। ओके, नेक्स्ट, टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग में जा रहे हो तो तब आपको क्या करना है? कॉटन का बैग ले लीजिए, जूट का बैग ले लीजिए और फिर जाइए शॉपिंग में, उसमें भर भर के लेके आइए आपको जो भी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। अब खत्म करो तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो मिनिमाइज, कम से कम आज से कोशिश कीजिए कि कम से कम हम प्लास्टिक का यूज करें। जैसे एग्जाम्पल, यूज अ स्टील लंच। स्टील जो लंच बॉक्स आप लेके आते हैं, मैंने तो आप लोगों के पास सबके पास ऑलमोस्ट स्टील का ही देखा है, तो वेरी गुड फॉर दिस। यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक का मैंने आप लोगों के पास किसी के पास नहीं देखा, तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग होती है इस बात के लिए, तो है ना। तो यूज अ स्टील लंच, आपने स्टील का बना हुआ लंच बॉक्स लेना है, ना कि प्लास्टिक, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या है आपका। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म और हमने क्या क्या सीखा है, चलिए देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। ओके, तो व्हाट यू हैव लर्न, हमने सीखा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट्स। तो हमने कहा, हमने देखा, हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं और जो प्लास्टिक्स हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स हो गए, ये सभी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट से मिलके बने हुए रहते हैं, जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। पॉली का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, मर का मीनिंग क्या था? यूनिट और पार्ट्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स किससे मिलके बने हुए रहते हैं? बहुत छोटे छोटे यूनिट से। एक चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी। दूसरा, वाइल नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर्स प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल। जब हमने एक तरफ हमने देखा कि नेचुरल फाइबर एनिमल से और प्लांट से मिल रहे हैं, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो किससे मिल रहे हैं हमें? वो पेट्रोकेमिकल से, केमिकल की रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहे हैं। लाइक नेचुरल फाइबर्स, दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन इनटू फैब्रिक्स। जैसे नेचुरल फाइबर की हम बिनाई कताई करते हैं, वैसे ही इन फाइबर्स की यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स को भी हम बिनाई कताई कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूजेस synthetic fibers find uses ranging from many household articles like। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से, मतलब कि घर की छोटी से छोटी चीज, रस्सी से लेके, रस्सी, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर एक्सेट्रा, टू हाईली स्पेशलाइज, छोटी चीजों से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक हम इनका यूज कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स का। जैसे टू हाईली स्पेशलाइज यूजेस इन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेस क्राफ्ट में हम इनका यूज़ कर रहे हैं, शिप्स में यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ केयर में हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी जगहों में हम इनका यूज़ कर रहे हैं। Depending upon the types of chemical uses for manufacturing synthetic fibers, they are called rayon, nylon, polyester and acrylic। तो depending upon कौन सा केमिकल हमने यूज़ किया, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए कौन से केमिकल का हमने यूज़ किया है, उसी बेसिस पे हमने उनको नेम दे दिया। जैसे रेयन बोल दिया, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द स्ट्रेंथ। तो अलग अलग टाइप के फाइबर अलग अलग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ में, उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में, नेचर ऑफ बर्निंग में, कॉस्ट में एंड ड्यूरेबिलिटी में। मीन्स कि जिस जिस टाइप का केमिकल यूज हुआ होगा उस टाइप की प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे। टुडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन। हमने ये भी देखा कि इतनी सारी चीज़ों में हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक के बिना तो लाइफ इमेजिन ही हम नहीं कर सकते।
बी इट होम, भले ही ये घर की बात हो, और आउटसाइड, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। भले आप घर में रह रहे हैं तब भी आपको प्लास्टिक की चीज़ें दिख रही हैं, भले आप घर के बाहर हैं तब भी आपको प्लास्टिक की चीज़ें दिखती हैं। तो प्लास्टिक एवरीवेयर, जैसे गॉड इज़ एवरीवेयर बोलते हैं ना, वैसे प्लास्टिक भी हमें सब जगह नजर आता है ना। द वेस्ट क्रिएटेड बाई प्लास्टिक्स इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये कि जो भी वेस्ट प्लास्टिक क्रिएट करता है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। ऑन बर्निंग प्लास्टिक, जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो इट रिलीज पॉइजनस गैसेस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जहरीली गैसों को रिलीज करता है। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे मे टेक एयर टू डिजेनरेट, जब इसको ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं, डंप कर देते हैं, तो बहुत सारे साल ये लेता है ख़त्म होने में। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर, ये इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की वजह से ऐसा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स in such a manner that we can enjoy their good qualities and at the same time minimize the environmental hazard for the living communities। तो बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का इस तरीके से यूज़ करें कि हम इसे, इनका जो फ़ायदा है, इनकी जो अच्छी क्वालिटी है उनको इंजॉय कर सकें, और उसी टाइम पे हम इसकी वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम है, जो इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड है, जो खतरा है ये इन्वायरमेंट के लिए और लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग कम्युनिटीज़ के लिए, उसको भी कम कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कम हो सके उसका उतना कम यूज़ करें प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आई होप इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं। आपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कह के आपको यहाँ पे बुलाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक जिम्मेदार नागरिक होना अपने देश का। तो आई होप कि आप फॉलो करेंगे इन बातों को, जिन बातों को आपको बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बुक फीलिंग और नोटबुक की तरफ बढ़ेंगे, मीन्स कि हम रिटर्न वर्क हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, पढ़ना है, और अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे।